समाचार पत्रिका नन्हे उस्ताद, थोड़ा उसके बारे में बताएं प्लीज, क्योंकि वो काफी हाईलाइट भी होती है और नेशनल लेवल तक लोग उसको जानने शुरू हुए हैं। तो थोड़ा उसके बारे में जानना चाहते हैं, नन्हे उस्ताद की जो पत्रिका थी क्या था उसमें विशेष। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये नन्हे उस्ताद पत्रिका है, ये हमने जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था, मुझे लगता है 2016 सितंबर में, तो उसके बाद 17 से हमने इसकी शुरुआत कर दी थी विद्यालय में। और इसमें हम शुरुआत में जब हमने इसकी शुरू किया, हमने सोचा शायद ऐसे ही अपने मतलब स्तर पर हमने इसको शुरू किया। हमें नहीं था पता कि इतना ज्यादा पसंद जो है वो इसको पूरे बाकी जगहों पर भी किया जाएगा, हिमाचल में किया जाएगा या उससे बाहर भी किया जाएगा। तो इसमें हमने बेसिकली बच्चों की रचनाओं को स्थान देने के लिए, उनके अंदर रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी रुचि जो है वो साहित्य के क्षेत्र में रही है। अभी तक तो हम साहित्य साधना में ही जुटे हैं, मतलब अभी तो नौसिखिए ही हैं। लेकिन मेरा कोशिश ये थी कि जो मंच हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मंच मिले। जिस पत्रिका के बारे में मुझे पहली बार 12वीं कक्षा में या महाविद्यालय में जाकर के पता चला, और फिर रचना जिसमें मैंने अपने अंतिम वर्ष में जाकर के दी, मुझे लगा कि क्यों ना उस तरीके की पत्रिका के बारे में पता बच्चों को पहली और दूसरी कक्षा से चल जाए, और वो रचना देने का काम जो वो तीसरी से चौथी पांचवी कक्षा में करना शुरू कर दें। तो मेरा ये मकसद था, मेरी ये कोशिश थी कि बच्चे अपनी रचनाओं को जो है वो मतलब अपनी अभिव्यक्ति को जो है वो रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करें। तो इसी को लेकर के हमने ये एक मुहिम जो है वो चलाई थी नन्हे उस्ताद के नाम से, और मुझे खुशी है कि ये बहुत अच्छे तरीके से चली। जैसा कि आपने कहा कि इसको प्रदेश में भी बहुत ज्यादा जो है वो लोगों ने सराहा और देश में भी सराहा। तो इसके लिए तो मैं उन पाठकों का, उन पढ़ने वालों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने पत्रिका की सराहना की। वैसे तो हमने आपके चैनल के माध्यम से काफी सारी वीडियोस भी देखी हैं और काफी सारे आपके पढ़ाने के तरीके भी देखे हैं, जिससे बच्चों को मतलब ये है कि एक गुरु और शिष्य वाली बात नहीं दिखती, एक मित्र की भांति आप जो है बच्चों के साथ रहते हैं और आप पल पल हर चीज बच्चे वो फॉलो कर रहे हैं, जो चीज आप उनको बता रहे हैं वो हर चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात लगती है कि कुछ चीजें मैंने नोट करी हैं जो आपकी बहुत मुझे अच्छी लगती थी। इनमें से मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि समय भी कम है, तो ये बातें जो है वो लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बाल संसद की स्थापना है, बाल मंत्रिमंडल की जो बैठकें आप करवाते हैं, एक वीडियो हमने देखी थी, काफी अच्छा लगा था। और एक था वो कौन बनेगा करोड़पति के उस पे आपने एक पेश की थी, वीडियो में बताया था। तो थोड़ा उनके बारे में जानना चाहते हैं, इससे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और आपको क्या मतलब उसमें सुधार देखने को मिला, क्या लगा बच्चों के उसमें बदलाव देखने को लगा। बाल मंत्रिमंडल और बाल कैबिनेट की जो बात है, ये आइडिया मेरे दिमाग में हमारे जो जिला के पूर्व डाइट के जो प्रिंसिपल थे, हमारे प्रधानाचार्य सुमन कुमार मिन्हास जी, उनका एक विजन डॉक्यूमेंट है, दृष्टि पत्र है, जो कि एक हमारी मैगजीन निकली थी डाइट में, उसमें उसका जिक्र था। उसमें इस तरीके के और भी कुछ बहुत सारे नवाचारों का जिक्र है। तो वहां से मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया मिला और मैंने उसको जब इम्प्लीमेंट किया, तो इसका देखिए और कोई फायदा मिले ना मिले, दो तीन फायदे पक्के मिले हैं। एक, बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ा है, बच्चों को मजा आता है, बच्चों को लगता है कि ये स्कूल हमारा अपना है, हम कुछ ना कुछ करें, और कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। जैसे अब मान लीजिए अगर स्वच्छता से संबंधित कोई अगर कार्य है, तो वो बच्चों को पता होता है कि अब इसमें जो निरीक्षण का काम है वो स्वच्छता मंत्री का रहेगा। यदि किसी बच्चे को पेट में दर्द हो रही है, तो वो जो बच्चा है वो सीधा जाकर के हो सकता है अपने स्वास्थ्य मंत्री को बताए, और वो हमें पता चल जाएगा। लाइब्रेरी पुस्तकालय मंत्री है, तो वो पुस्तकालय की सारी व्यवस्था को देखेगा, पुस्तकों को अच्छे से लगाना है, या जिस प्रकार से भी वो सारा मैनेजमेंट है। और जो दूसरी बात आपने की थी कौन बनेगा करोड़पति की, तो वो शिमला से एक अध्यापक थे। अभी मैं हो सकता है नाम मैं गलत बोल दूं, इसीलिए मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, मुझे श्योरिटी नहीं है उस नाम के ऊपर। तो उनकी मैंने वीडियो देखी एक, तो मुझे बहुत अच्छा ये कंसेप्ट लगा। फिर उसके बाद मैंने वो उसको स्कूल में किया। तो उसमें ये रहा कि हमने वो 100 रुपए का जो उसमें प्राइज रखा था, और फिर बच्चों से 10 क्वेश्चन पूछे, और जिन्होंने भी 10 क्वेश्चन का जवाब दिया, तो अच्छा कंसेप्ट था ये बच्चों में जीके को डेवलप करने के लिए। बेसिकली हर समय हमें बच्चों को पढ़ा पढ़ा के बोर भी नहीं करना होता है, कभी कभी उसके लिए एंटरटेनिंग भी होना चाहिए, थोड़ा सा उसे मजा भी आए, उसे लगे कि विद्यालय एक कैद खाना ना होकर के एक ऐसी जगह है जहां मैं खिड़की से बाहर आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता हूँ। तो इस तरीके की सोच तभी डेवलप होगी बच्चों में जब हम भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे। अगर हम वही मतलब पुराने तरीके से क्विज कंपटीशन करते रहेंगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव, हमने क्विज कंपटीशन का एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन जो है वो आप इसको कह सकते हैं। तो अच्छा प्रयास रहा इसका, प्रयास कभी निष्फल नहीं होते हैं, प्रयास का हमेशा फायदा जो है मिलता ही मिलता है। जिस तरह से आपकी वीडियोस के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है और जिस तरह से बच्चों के साथ आप बिल्कुल घुल मिल के रहते हैं, इससे मुझे
जो मेरा पर्सनली अनुभव रहा है, मुझे एक चीज लगती है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कम स्कूल में बच्चों की अब्सेंटे भी कम रहती होगी, वो उनको यही लगता होगा कब कल हम स्कूल पहुंचे, जब जहां तक मैं देख पाया, तो क्या ऐसा वाकई में देखने को मिला है? बिल्कुल। ये तो मतलब हर जगह पर ही ऐसा रहता है कि जब कभी भी मतलब बच्चों के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो बच्चों को सच में ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अब छुट्टी ना हो, या छुट्टी होने के बाद भी कई बार बच्चे जाना पसंद नहीं करते हैं, वहीं खड़े रहेंगे कि थोड़ा सा चलो सर के साथ रुकते हैं या जो भी है। ये हर उस विद्यालय में आपको ये देखने को मिल जाएगा, जहां कहीं पर भी जो थोड़ी सी गतिविधियां या इस तरीके का कार्यक्रम होता है, थोड़े बच्चे अट्रैक्ट तो होते ही हैं इस चीज को लेके, क्योंकि बचपन है, उनको दुनियादारी की कोई चिंता होती नहीं है। तो इस तरीके से जब वो कुछ चीज देखते हैं तो वो उनको थोड़ा सा मजेदार लगता है। और जब बच्चे को कोई चीज मजेदार लगती है तो बच्चा फिर उसके अंदर डूबने की कोशिश करता है, और यदि हम पढ़ाई को मजेदार बना दे तो शायद बच्चा उस पढ़ाई में भी उसी तरीके से डूबने की कोशिश जो है वो करे। ऐसा भी संभव है। ये मैंने सवाल इसलिए करा क्योंकि हमारे साथ खुद भी ऐसा हो चुका है। मैं स्कूल टाइम की आपको अपनी पर्सनली बात आज शेयर कर रहा हूँ। शायद कुछ लोग जो लाइव देख रहे हैं वो जानते भी होंगे। मेरा भी यही रहता था कि स्कूल में एक भी मैं अब्सेंट नहीं करता था, कभी नहीं। हालांकि इतना नहीं कि इतना पढ़ाई में टॉपर था, पढ़ाई में मीडियम ही रहा हूं मैं, इतना ज्यादा हाई नहीं रहा हूं, बट स्कूल में कभी अब्सेंट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? एक तो मेन मेरा रीजन ये था कि रोजाना प्रेयर के अंदर जो है मुझे बोलने के लिए मौका मिलता था, भाषण वगैरह देना या किसी न किसी एक्टिविटी में। दूसरा क्या था कि मुझे एक सदन वगैरह बनाए होते थे स्कूल में, तो मुझे स्कूल उसका इंचार्ज बनाया हुआ था। और जब सदन की बारी आती थी, एक लीड करने के लिए काफी अच्छा लगता था, और खासकर जब टीचरों के मुंह से निकलता था कि मनु जी आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, और जब ये शब्द निकलते थे ना, तो उस टाइम पता नहीं अंदर क्या फीलिंग होती थी। और मेरा मतलब हर कक्षा में जो है मेरा 100% अटेंडेंस रही है मेरी स्कूल में। तो ये नहीं, रीजन बिल्कुल बहुत, वही ये बात है जो आप लाभ टीचरों बिल्कुल के सही साथ बात हो। बोल रहे हैं आपको जी। जी। जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। युद्ध वी टंडन अपने जैक ठाकुर जी इनका कमेंट है कि युद्ध वी टंडन फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, अचीव योर गोल एज ए टीचर। हम स्कूल में पढ़ा करते थे, हमेशा स्कूल की दीवारों पर लिखा रहता था कि अध्यापक मोमबत्ती की तरह जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं, वो आप बखूबी निभा रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड आई फील प्राउड ऑफ यू बिकॉज आई थिंक यू वर माई जूनियर ड्यूरिंग अवर ग्रेजुएशन। गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा ही हार्ड वर्क और ऐसी लगन से आगे बढ़ते रहें। बहुत अच्छा लगता है जब अपना चंबा के यूथ किसी अच्छे कार्य को करते हैं। थैंक यू सो मच। आपके चैनल के माध्यम से मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इनकी बेस्ट विशेस के लिए। और एक बार फिर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आपने जो मुझे बात अच्छी लगी थी, आज मैंने एक और नोट की हुई है, ईमानदारी की दुकान। तो ये ईमानदारी की दुकान क्या थी? देखिए, ईमानदारी की दुकान, ये वही बात है। मैं इस चीज को मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज के समय में शिक्षा में इतने सारे नवाचार हो चुके हैं कि अब नवाचारों से ज्यादा जरूरी हो गया है उनके ऊपर व्यवहार करना, उनको विचार में उनके ऊपर विचार करना, उनको व्यवहार में लाना। ये सारे के सारे नवाचार, ये कोई नए नवाचार नहीं है। ये नवाचार नवाचार तब कहलाते हैं क्योंकि ये अक्सर हमें देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए हमें लगता है कि ये नए हैं। ये कंसेप्ट जो जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था डाइट में, उसी दौरान हमने सीखा था। हमारे सोशल स्टडी के मैडम थे वहां पर, अनुराधा मैडम जी। तो उन्होंने ये कंसेप्ट, मतलब वो अक्सर इस चीज का जिक्र करते रहते, इस तरीके की बहुत सी बातें वो करते थे। तो कहीं ना कहीं उसी समय मेरे दिमाग में वो बात आ गई थी कि जब कभी मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो अपने विद्यालय में जाके मैं इसको ट्राई जरूर करूंगा। तो इसके फायदे बहुत सारे आए। मैंने पहले आपको कहा कि प्रयास हम जब करते हैं तो उसके फायदे तो मिलते ही हैं, हमेशा मिलते हैं। ये हो सकता है किसी के थोड़े कम मिले, किसी के ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारा प्रयास है वो निष्फल जाए। उसका फायदा जरूर मिलता है, थोड़ी सी उसमें ऊपर नीचे रहता है, लेकिन फिर भी हर प्रयास अपनी जगह पर जो है वो उसका एक रोल होता है, और प्रयास करते ही रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल जी, बहुत बड़ी आपने आपने बात की है। जीवन ठाकुर जी कह रहे हैं कि युद्धवीर जी यू आर डूइंग गुड जॉब एंड कांग्रेट्स। और लेखराज जी कह रहे हैं, लेखराज ठाकुर जी, बड़े भाई युद्धवीर जी को हमारे देश में आपके जैसे टीचर की जरूरत है, बच्चों का ऑलराउंड डेवलप कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद जीवन जी का भी और लेखराज जी का भी, हार्दिक आभार। थोड़ा सा जो स्कूल की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि अब मैक्सिमम जगह कई जगह इस तरह का होता है कि बोलते हैं कि सरकारी स्कूल के जो टीचर है वो कागजी कार्रवाई में उलझे रहते हैं जो स्कूलों की होती है। ऐसे में आप उस कागजी कार्रवाई से जो भी कार्य प्रणाली होती है उससे
निकलकर बच्चों के लिए जो इतने अच्छे तरीके से समय दे पा रहे हैं। तो रोजाना क्या आपकी एक्टिविटी रहती है स्कूल में? जैसे स्कूल में जब सुबह पहुंचते हैं तो किस तरह से दिन का आप निकालते हो? कागजी कार्रवाई भी पूरी करनी है और साथ में बच्चों को पढ़ाना भी है, और इतने अच्छे ढंग से पढ़ाना है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, इस पहले तो मैं एक चीज इस सवाल में क्लियर कर दूं कि अगर किसी तरीके से ये हो सकता है कि हमारी जो कागजी कार्रवाई है वो कम हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि आपका चैनल बड़े लोग सुनते हैं मुझे पता है, तो अगर कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे हाथ की बात नहीं है इसको कम करना। हम तो जहां बच्चों के प्रति जवाबदेह हैं वहीं हम सरकार के प्रति जवाबदेह हैं, वहीं विभाग के प्रति जवाबदेह। हमें हर चीज को करना है, हम हर चीज के बीच में सामंजस्य बिठाना है। अगर ये कम हो सकता है किसी तरीके से, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई और बात नहीं होगी। हाँ, अब क्योंकि वही बात है, जब हम कहते हैं कि हमें जब किसी चीज के साथ ही आगे चलना है पता है, तो उसमें फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए दिक्कत तो आती है, नो डाउट, क्योंकि बड़ा कुछ दिमाग में चला होता है, कई बार कोई इंपॉर्टेंट डाक आ जाती है, बहुत सारी चीजें रहती हैं। लेकिन फिर भी वही बात है, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि टीचर चाहे तो कुछ भी मैनेज कर सकता है। दिक्कतें तो आती हैं, थोड़ा सा 19-21 का फर्क भी पड़ जाता है कई बार, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं अगर हम थोड़ा सा, मतलब इसको बोलते हैं कि कोशिश करें कि, मतलब जैसे अब जैसे मैं अपनी अगर दिनचर्या की बात करूं तो अक्सर जो जर्नलाइज रहती है, कभी कभी अलग भी हो सकती है, लेकिन जर्नलाइज ही रहता है कि हमारी जो मॉर्निंग असेंबली है उसको हम सबसे बड़े टूल के रूप में यूज करते हैं। जिससे कि जैसे मॉर्निंग असेंबली को हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि क्योंकि वहां 5 की 5 क्लास एक साथ होती है, अब हम अगर 5वीं को कोई चीज बताएंगे तो वो चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली वाले भी सुन लेंगे। हम चौथी को कुछ बताएंगे तो वो भी सारे सुन लेंगे। तो वो एक ऐसा प्लेस, ऐसी जगह होती है जहां पर हम बहुत सारी चीजों को बहुत कम एफर्ट्स में, जैसे उदाहरण के लिए व्याकरण की अगर बात करें, तो व्याकरण को यदि हम कक्षा कक्षा में अलग अलग करके यदि समझाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो उसको हम कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग असेंबली में इसी तरीके से सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुछ प्रश्न है, या पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ सामान्य ऐसे बिंदु जो कि बच्चों के साथ सामान्य रूप से साझा किए जा सकते हैं, तो उनको हम प्रातःकालीन सभा में करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों को के साथ वही पीरियड वाइज काम चलता है। देखिए, इसमें यह है कि जब डाक आ भी जाती है तो ऐसा नहीं कि बच्चे बेकार बैठे होते हैं, बच्चों को काम मिला होता है, बच्चा अपना होमवर्क कर रहे होते हैं। और मोस्टली जो डाक वर्क रहता है, इस तरीके का काम रहता है, वो 3:30 से 4 बजे के बीच में करने का समय हमें इस विभाग के द्वारा भी दिया गया है। तो उस समय में जो अब हम कर सकते हैं, मुझे लगता है उस समय, और जैसे टीचर डायरी का काम है या जो भी काम है वो उस समय मेरे को लगता है वो किया जा सकता है। तो फिर भी मैंने पहले ही वो बात कह दी है कि अगर ये काम कम हो सके किसी तरीके से तो बहुत अच्छी बात है, पर अब अगर नहीं कम होगा तो हमें इसी के साथ ही आगे चलना है। तो फिर इस तरीके से कुछ मैनेजमेंट्स करनी पड़ेंगी, जैसे यूज ऑफ आईसीटी कर सकते हैं हम, अगर उपलब्ध है फोन तो सभी के पास उपलब्ध है आजकल, फोन के माध्यम से बच्चों को एंगेज किया जा सकता है। इस तरीके की छोटे मोटे जो अब हम तरीके जो अब लगा सकते हैं। बिल्कुल जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही। बाकी अभी समय बहुत कम बच रहा है, लोगों से निवेदन है कि अगर कोई सवाल करना चाहे तो लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि मात्र अभी बचे हैं 8 मिनट, और 8 मिनट में अभी सवाल तो बहुत सारे हैं करने को, लेकिन जो मुख्य जो सवाल थे जो वाकई में होने चाहिए वो तो किए, और बहुत बेहतरीन तरीके से युद्धवीर जी ने इसका जवाब भी दिया है। और जो मुझे खुद क्या लग रहा था कि ये बहुत जरूरी है, और हमें भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला है। वाकई में काफी अच्छा लगा है युद्धवीर जी के साथ मिलके। तो थोड़ा सा एक सवाल और था मेरा। एक वीडियो देखी थी आपकी मैंने, जिसमें वो बच्चों ने वो वीडियो क्लिप वगैरह बनाए थे, और पक्षियों के और फोटोज। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा था कि हर एक छोटी चीज से भी आप कुछ ना कुछ अनुसरण कर सकते हैं। तो बच्चों के अंदर आप शुरुआती तौर पे जो ये चीजें आप डाल रहे हो, बाकी में सैल्यूट करता है दिल, सीधी सी बात है। नहीं, वो बात आपने बिल्कुल ठीक बोली। ये जो छोटी से छोटी ऑब्जर्वेशन की जो स्किल है, ये वही बात है कि क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं, जैसे जो मेरे जीवन के आदर्श हैं डॉक्टर विपिन राठौर जी, मैं अगर उनकी बात करूं तो उनका भी यही स्टाइल ऑफ टीचिंग था कि वो कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ी यूनिक सी चीज है बड़ी, वो भी छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना हमें सिखाते थे। तो जब वो वही चीज हमारे अंदर आ गई, वही हमने बच्चों को सिखाई आगे। जैसे एक बार मेरा मन किया, मैं डेपुटेशन पे कहीं किसी स्कूल में था, तो मेरा मन किया और 2-3 दिनों के लिए था, तो मुझे लगा कि क्यों, और उस वहां का एनवायरनमेंट बहुत जबरदस्त था। वो बिल्कुल प्रकृति की गोद में एक विद्यालय बसा हुआ था, वहां बहुत सारी बटरफ्लाईज देखने को मिल रही। तो मैंने बच्चों को ना हाफ टाइम में वहां ले जाके मैंने सोचा थोड़ा बटरफ्लाईज के बारे में। तो पहले दिन मैंने जस्ट ऐसे इंट्रोडक्शन करवाया कि ये बटरफ्लाई है, ये वो, इसके उसके थोड़े से तितलियों के बारे में 2-4 अनोखे तथ्य बता दिए। बच्चे बहुत इंप्रेस हुए, बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मैंने ऐसे ही बच्चों को बताया कि बेटा जैसे आपका नाम राहुल है, अक्षय है, मेरा नाम ये है वो है, तो इस तरीके से हर तितली का भी नाम है।
हर तितली का अलग नाम है। तो फिर हमने वो फोटोज उनकी खींची, और जैसे ही मेरा लास्ट दिन था तो मैंने बच्चों को हर तितली का नाम बताया, बकायदा उनकी कॉपी में नोट करवाया। तो बच्चा आप जब अगर वो उस चीज को प्रैक्टिस में ले रहे होंगे, तो जब कभी भी वो उस तितली को देखेंगे वो एकदम से बोलेंगे कि यार ये तो इंडियन टॉर्टोइज है, या ये मतलब उस वो क्या बोलते हैं बटरफ्लाई है, या जो कुछ भी उसका नाम है वो उसको बोलेंगे तो बच्चे को एक तरीका समझ में आएगा। फिर बच्चे के लिए हमने इसी तरीके की एक फोटोग्राफी कंपटीशन भी करवाया था, जिसमें ये नेचर से रिलेटेड फोटो वगैरह बच्चों से जो है वो क्लिक करवाई थी, और फिर फेसबुक के थ्रू उसका हमने रिजल्ट भी लाइक्स के आधार पे निकाला था। तो ऐसे ऐसे काम करने में मुझे खुद भी मजा आता है। तो वही बात है, जब खुद मजा आता है तो फिर कभी हम बच्चों के साथ भी कर लेते हैं कभी कभी, ये है। बिल्कुल, ये बात हम अभी शायद इससे पहले मुझे खुद भी इतना ज्यादा और नहीं था, पर जब ये लॉकडाउन हुआ इसके बाद मैंने ये खुद चीज महसूस की है। करीबन 1-1.5 हफ्ते के लिए तो हम भी कमरे के अंदर बंद ही थे, लेकिन उसके 1-2 हफ्ते के बाद जब सरकार के थोड़े निर्देश आए कि आप जो है थोड़ा खेतों वगैरह में काम कर सकते हैं, तो एक दिन उस दिन मैं घर से बाहर निकला था, मैंने ये चीज मैंने शायद कई सालों के बाद खुद महसूस करी, और एक दिन मैंने लाइव में ये बात कही भी थी, और उस दिन मैंने फेसबुक के ऊपर लाइव भी चलाया था कि खेतों में हम लोग काम करते हैं, ऐसे भी आगे पीछे अब इतने सालों से काम कर ही रहे हैं, और रोजाना सुबह जब घर से निकलते थे अपने काम के लिए तो उसी रास्ते से गुजरते थे। बट उस दिन क्या हुआ, जैसे अब हमारे पास टाइम था, किसी भी काम की कोई टेंशन नहीं थी, दिमाग बिल्कुल फ्री था। तो उस दिन मैं करीबन 2 घंटे अपने ही सामने खेत में बैठा रहा, और इतना अच्छा महसूस हो रहा था। वो रंग बिरंगी तितली उड़ रही है, एक भी चीज को मैं बिल्कुल बारीकी से देख रहा था। और इतने अच्छे खेत जो फिल्मों में देखते थे ना पुराने, वो खेत हमारे गांव में पहले से है, और उसकी सुंदरता को और उस चीज को हमने कभी अनुभव नहीं किया है। तो मतलब ये चीजें, और उस दिन जैसे चिड़ियों की बात कर रहे हैं, तो कई साल हो गए थे उनकी उस चहचहाट को सुने हुए। सुबह जाना शाम को वापस आना पता नहीं होता था इस चीज का। तो करीब 7-8 सालों के बाद जो ये चीजें भी हमें देखने को मिली है। तो इन छोटी छोटी बातों से भी, इन छोटी छोटी चीजों से भी अनुभव करके जो है हम महसूस करके जो है अपने आप को, मतलब जो ये दिमाग की टेंशन है उसको भी हम फ्री कर सकते हैं। ये चीज मैंने अभी लॉकडाउन के दौरान जो है वो महसूस करी है। एक सर बिल्कुल, मेरा ये अपना जो बात आपने सवाल कही। था आपसे, जी। एक स्कूलों में भी आपने जैसे जो स्थान है स्कूल में, उसको भी आपने आपके आपने नामकरण किया हुआ है उनका, तो बच्चों के लिए वो किस तरह से आसान है और उससे बच्चों को क्या सीख मिली है? अलग अलग जगह पे अपने नामकरण किए हुए हैं। हाँ, इसमें देखिए, इसमें बच्चों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि अगर मैं सबसे निचले स्तर से शुरू करूंगा, कम से कम बच्चे को उन 4-5 स्थानों के समानांतर ही 4-5 स्वतंत्रता सेनानियों के या महापुरुषों के नाम याद हो जाएंगे, सबसे मिनिमम। उसके बाद बच्चों को वो एक अपनेपन की भावना और उसको देशभक्ति के साथ जोड़ना, वो चीज बच्चे उसमें महसूस कर पाएंगे। दूसरी बात, जो बहुत मुश्किल होता है किसी भी बच्चे में इनकलकेट करना, अगर वो एक छोटे से प्रयास से हो रहा है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और थर्ड, हम उसको जब एकेडमिक से जोड़ते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो वो नाम है उनको हम बच्चों को, जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी कक्ष है तो महात्मा गांधी जी के बारे में 10 पंक्तियां बच्चा याद कर ले। सुभाष चंद्र बोस कक्ष है तो सुभाष चंद्र जी के बारे में थोड़ी सी पंक्तियां बच्चा याद करे, तो वो निबंध भी बच्चे को साथ साथ में जो है वो याद रहते हैं। तो जब हमने फर्स्ट टाइम ये इम्प्लीमेंट किया था तो उस साल में 10 इस तरीके के हमने नाम रखे थे, तो 10 में से 6 जगह के जो निबंध है वो बच्चों ने याद कर लिए थे। तो वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है। अब इस साल थोड़ा सा परिस्थितियां बड़ी असामान्य हो गई, नहीं तो इस साल हमारी कोशिश थी कि 10 के 10 का जो है वो बच्चों को थोड़ा सा हम आइडिया देंगे। लेकिन चलिए, जैसे स्कूल खुलते हैं फिर से दुगने जोश के साथ जुट जाएंगे उसी मिशन में। थैंक यू। रमेश छत्री जी कह रहे हैं कि दोनों युवा भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रमेश छत्री जी। जीवन चब्याल जी धन्यवाद। कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लगा आज युद्धवीर जी से मिलकर, इनके विचार सुनकर बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, और एक आपकी आज की एक नई वीडियो देखी, आपका पढ़ाने का अनोखा ढंग पहली बार देखा, जो कि काबिले तारीफ है। और उम्मीद है बहुत अध्यापकों ने वो वीडियो देख के इस अनोखे तरीके को अपनाया होगा। देखिए जीवन जी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, युद्धवीर जी आपको भी मैं ये बात बताना चाहता हूँ, आपसे पूछे बगैर मैंने आपके एक चैनल की वीडियो को अपने चैनल से लाइव कर दिया था, और वो वीडियो दिन दिन में मैंने दिखाई है। ये उन्हीं वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें एक कविता के माध्यम जी से जी। जो है आप बच्चों को बता रहे थे। अब मैं दिमाग से निकल गया था कि लोग आप कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक कविता आज लाइव हो जाए, क्योंकि अब समय लगभग हो ही चुका है, तो एक कविता सुनना चाहते हैं हम आपसे, जो भी आपकी खासकर आजकल जो माहौल चल रहा है इसके ऊपर इस तरह की कोई कविता हो। मैं आपको दो एक छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा और समय के अंदर इसको खत्म करने की कोशिश भी करूंगा। जी पहला तो मैं एक थोड़ी सी देशभक्ति की कविता से शुरुआत करना चाहूंगा। मेरी बहुत दिल के करीब है ये कविता। जी। अ,
देश के जो गण है वो गण गणतंत्र की जान है। देश के जो गण है वो गण गणतंत्र की जान है। अंबर तक लहराए जो तिरंगा वो तिरंगा पहचान है। अंबर वाह, तक लहराए जो तिरंगा वो तिरंगा पहचान है। गाता जिस गीत को बच्चा बच्चा देश का, गाता जिस गीत को बच्चा बच्चा देश का, वो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है। वो क्या राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान है। एक छोटी सी अगली चार पंक्तियां जो हमारे आसपास जो जाति पाति का जहर है उसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि जन्म जात पात और ऊंच नीच के फेर में फंसे हैं जो, कि जन्म जात पात और ऊंच नीच के फेर में फंसे हैं जो, हाँ ऊपर से नीचे तक पूरे ही कीचड़ के ढेर में धंसे हैं वो। कोई फर्क क्या नहीं पड़ रहा जूही नहीं रेंग रही कान पर, अनजान बन बैठे जाति जहर के डंस से डंसे हैं वो। तो और जैसा कि आपने कहा कि कोरोना के ऊपर, तो मैं जनता कर्फ्यू पर समर्पित एक कविता छोटी सी आपके सामने सुनाना चाहूंगा जी। कि हाँ, आज देश ने मेरे मिलकर कर है दिखाया, संयम संबल का है अद्भुत परिचय बतलाया। डटे रहे वे घरों में अपने, कोई बाहर न आया, दृढ़ निश्चय से देखो महानगरों में भी सन्नाटा छाया। महानगरों में भी सन्नाटा छाया। पहली बार आज एक अद्भुत संयोग है आया, वीर डटे हैं सीमा पर जहां रहता दुश्मन का साया। वीर डटे हैं सीमा पर जहां रहता दुश्मन का साया। नागरिकों ने भी घर रहकर है राष्ट्र धर्म निभाया। गली सड़कों पर देश की है कोरोना को भटकाया, है कोरोना को भटकाया। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही आनंद आता है, धन्यवाद। खासकर जिस तरह से आप इसको पेश करते हैं, इन शब्दों को जिस तरह से आपने पिरोया हुआ है, बहुत आनंद आता है। सोशल मीडिया के माध्यम से तो काफी सुनी है, आज लाइव भी दो कविताएं आपने सुनाई, थैंक यू सो मच आपका। और अंत में अभी समय तो हो चुका है, बट अंत में हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि हमारे जो चंबा के अध्यापक है, कुछ जो अभी अध्यापन जो इन्होंने शुरू कर दिया हुआ, कुछ अभी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, थोड़ा आप वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो वर्तमान समय में जिला चंबा में अध्यापक है वो सभी मेरे वरिष्ठ हैं। मैं उन सभी से आशीर्वाद और उन सभी के मार्गदर्शन की ही कामना करूंगा कि जिस प्रकार से उनका सहयोग आज तक मुझे मिलता रहा है, और सच में जिला चंबा के जिस भी खंड में मुझे जाने का मौका है, बड़े कम खंडों में मैं जा पाया हूँ, जहां कहीं भी जा पाया हूँ, हर तरफ से अध्यापकों ने बहुत ज्यादा मार्गदर्शन सहयोग किया है और बहुत ज्यादा प्रेम उनका मिला है। वो इसी तरीके से बना रहे। और जो अभी मेरे भावी अध्यापक साथी जो आने वाले हैं उनके लिए मेरा संदेश यही है, जो हर बार रहता है, कि टीचिंग में हम इसको एज ए प्रोफेशन लेकर के ना आए, इसको हम एज ए पैशन लेकर के आए। क्योंकि टीचिंग में अगर हम इसको प्रोफेशन के रूप में लेकर के आएंगे तो हमें ना खुद को मजा आएगा, ना हमारे बच्चों को मजा आएगा, और ना ही हम सेटिस्फाई होंगे, और ना ही हम इस चीज को इंजॉय कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें इसको एज ए पैशन लेकर के आना पड़ेगा। जैसे क्लास में जाए, जैसे जिस दिन मैं सच्ची बात बताऊं, जब कभी मैं क्लास में बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा करके आता हूँ शाम को, तो रास्ते में मेरे पाँव जो है वो हवाएं उड़ते हैं, चलते नहीं, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा स्कूल से दूर है। तो मतलब लगभग 5-6 किलोमीटर है। तो जिस दिन मैं, मेरे को लगता है कि आज बहुत अच्छी टीचिंग हुई है, उस दिन मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब घर पहुंच गया। मेरे को लगता है मैं उड़ के ही जा रहा हूँ। और जिस दिन कई बार थोड़ा, जैसा कि आपने कहा कि कई बार वैसे होता है, तो उस दिन पाँव आगे नहीं बढ़ते हैं, लगता है कि यार क्या, मतलब वो रास्ता जो सफर है वो तय ही नहीं होता है। तो यही एक छोटा सा संदेश है कि जो टीचिंग को एज ए पैशन मान करके जो है वो हमें इस प्रोफेशन में आना चाहिए, ना कि एज ए प्रोफेशन मान करके हमें इसमें जो है वो आना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही अच्छा संदेश जो है अब आने वाले भावी अध्यापकों के लिए दिया है, जो अभी जिन्होंने सोचा है कि इस तरह से करना है। बाकी मेरी ये उम्मीद रहेगी कि किसी दिन एक दिन फिर समय आप हमें देंगे और एक दिन फिर लाइव आएंगे। और जी दूसरी उम्मीद ये है जी, कि बिल्कुल बहुत जल्द आपका मैं आभारी की रहूंगा कि मेहर यदि होगी आप कि द्वारा भी जो ये कोरोना एक अवसर की देते हैं। जो महामारी है, इससे हमें निजात मिलेगी और किसी दिन हमें मौका मिलेगा, हम स्कूल में आके जो है लाइव वो चीज खुद देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, जिस तरह से वो। तो अब देखते हैं कि थोड़ा माहौल जब ठीक हो जाता है, जिस दिन आप इजाजत देंगे हम कोशिश मैं करेंगे जो आपका आएंगे। हमेशा इंतजार करूंगा, और आपका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है हमारा स्कूल। और मैं चाहता हूं कि आप विद्यालय में आए, हमारे साथ भी मिलें, हमें भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको भी आप अपना आशीर्वाद दें, वो भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से समाज सेवा के क्षेत्र में इतनी छोटी उम्र में और अपने स्तर पर जो आप ये काम कर रहे हैं, एक बार मैंने आपकी एक वीडियो देखी और मैंने कमेंट किया कि बहुत अच्छी है, तो आपने आगे से बताया कि ये मैंने खुद ही एडिट की है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा
कि इतना कम उम्र में इतनी अच्छी जानकारियां और इतना अच्छा आप ये कंसेप्ट सोचना दिमाग में कि मैं इस तरीके से घर बैठे मतलब लोगों के बीच में कुछ करूं। मैं कहता हूँ इस सोच को सलाम है, जो सोच आपने ये दिखाई है। क्योंकि देखिए हमारे जो वर्तमान जिला उप शिक्षा अधिकारी हैं आदरणीय हितेंद्र कुमार जी, वो मेरे बहुत ही प्रिय गुरु रहे हैं। तो उनका एक कथन है जो मुझे बहुत प्रिय लगता है हमेशा ही, वो ये है कि कर्म करना जो है वो मुश्किल नहीं है, विचार करना मुश्किल है, कर्म से विचार मुश्किल है। आमतौर पे हम कहते हैं कि सोचना जो है वो आसान है, करना मुश्किल है। वो कहते हैं सोचना ही मुश्किल है, क्योंकि जो जब हम कुछ सोच लेते हैं तो काम हो भी अपने आप जाता है। आपने सोचा और देखिए आज हमारे सामने ये फलीभूत हो रहा है। तो आपकी उस सोच को सलाम, उस समय को सलाम जिस समय आपने ये सोचा कि आप इस तरीके से इस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित करेंगे। आप समाज सेवा के क्षेत्र में, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में और हर उस क्षेत्र में जिसमें आप कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार से देश की और अपने समाज की सेवा करते रहें, ऐसी कामना है। क्योंकि आज हमारे देश को जो है वो इसी तरीके के नागरिकों की आवश्यकता है जो सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। कि ये सब आप सब लोगों का ही आशीर्वाद है। और दूसरी बात ये कि आप सब लोगों को देख के ही मोटिवेशन मिलती है। वरना आपको पता ही है समाज में कई तरह की नेगेटिविटी भी आती है, और उन चीजों को भी, क्योंकि जब आप लोगों को देखता हूं, जब भी मैं कोई नेगेटिव होता हूं तो आप लोगों की कोई देखता हूं, आप लोगों से ही प्रेरणा लेता हूं। कई तरह के ऐसे और भी चंबा के अंदर बहुत सी ऐसी शख्सियतें हैं जिनसे खुद प्रेरणा मिलती है। और कई शख्स तो ऐसे हैं जब मन उदास हो जाता है तो मैं उनको डायरेक्ट फोन करता हूँ, आधा घंटा फोन पे ही लगा रहता हूँ। कई तरह की मुसीबतें आती है। और दूसरी रही इस कार्यक्रम की बात, तो मैंने ये पहले भी कहा कि लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लोग लगातार जुड़ रहे हैं। जब लोग जुड़ रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो अपने आप ही वो अंदर काम करने की जिज्ञासा पैदा होती है। तो वैसे इसी तरह से जो रोजाना हम कार्यक्रम कर रहे हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लाइव जुड़े, थैंक यू सो मच। और अंत में जो बहुत आप बहुत एक बात आपने कही, एक बार फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कार्यक्रम को खत्म करने से पहले, कि अवार्ड के ऊपर बात आई थी। तो अवार्ड के लिए आपने कहा था कि अवार्ड जो है, सबसे बड़ा अवार्ड वो है कि आप जो शिक्षा आप बच्चों को दे रहे हो, अगर उनमें से कोई बच्चा अगर आपको अच्छी तरह से आपकी बातों को समझता है और कहीं अच्छे मुकाम पर पहुंचता है, तो उस गुरु के लिए उससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं हो सकता। और मैं सच में यकीन अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उन गुरुओं को के लिए सच में ये बहुत बड़ा अवार्ड इस समय मिल चुका है कि युद्धवीर जी इस समय पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है आज जिस तरह से लोग जानने लगे हैं, और जिस तरह से आपका एक काम करने का तरीका है, तो इसके लिए वो सब भी बधाई के पात्र हैं। आपके परिवार जिस तरह से आपको सपोर्ट किया, और आपके वो गुरु जिन्होंने इस तरह का मार्गदर्शन दिया, और आपके अंदर की वो सोच, उसको दिल से सल्यूट करते हैं जी। बाकी सब बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ लाइव जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।